मैं बिहार के एक गांव का रहने वाला था। ग्रेजुएशन करते ही मुझे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं कुंवारा था, इसलिए अपने माता पिता को गांव में छोड़कर दिल्ली अकेले ही आया था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद मुझको जिस बिल्डिंग में किराए का फ्लैट मिला था, उसी में रीता अपने पिता के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। घर से मेरा दफ्तर बहुत दूर था, इसलिए आने जाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। शुरू में तो नहीं, मगर बाद में मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि शाम को जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल बिल्डिंग के बाहर आती है, दूसरी मंजिल की बालकनी में झट से 22-23 साल की एक खूबसूरत लड़की आकर मुझे देखने लगती है। पता करने पर मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम रीता है। धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि मैं रीता को प्यार करने लगा हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। एक दिन मैं रीता को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेचैन हो गया। जैसे ही मैं शाम को दफ्तर से आया, रीता को बालकनी में देखा। मैंने संकेत से उसे बताया कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। रीता ने मुझे मना नहीं किया। फिर मैं खुश होकर उसके फ्लैट पर पहुँच गया। रीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, फिर मुझे अंदर ले गई। मुझको बैठाकर रीता चाय नाश्ता लाने के लिए जाने लगी, तो मैंने उसे रोककर अपने पास बैठा लिया। मैंने पहले उसे अपने बारे में बताया, फिर कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि मैं विधवा हूँ? मेरा 2 साल का बेटा है। मुझको रीता की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, अभी तुम्हारी उम्र 22 साल की होगी, इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और विधवा भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। रीता कुछ कहती, उससे पहले ही एक कमरे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रीता उठकर उस कमरे में चली गई। जब वहाँ आई तो उसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था। यही मेरा बेटा है, इसका नाम राहुल है। यह सुनकर मैं दुखी हो गया। मैं जानता था कि मेरे घर वाले हरगिज किसी विधवा से मेरी शादी नहीं होने देंगे। ऊपर से वह एक बच्चे की माँ भी थी। दरअसल बात यह है कि जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वह मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे पिता को पता चल गया था कि मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गई हूँ। उन्होंने उस लड़के के पिता से शादी की बात कर डाली। फिर मेरी पढ़ाई छुड़वाकर उस लड़के से शादी कर दी गई। शादी का 1 साल होते होते मैं विधवा हो गई। एक सड़क हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। उस समय मैं पेट से थी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। ससुराल वालों ने डायन कहकर घर से निकाल दिया और मैं मायके आ गई। मेरे पिता ने तो इस सदमे को बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरी माँ बर्दाश्त ना कर सकी। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर पिता ने मुझे बचा लिया। मुझे समझाया कि बच्चे को हर हाल में जन्म देना होगा और उसके लिए जीना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूँगी तो उनका क्या होगा, इस बुढ़ापे में उन्हें कौन देखेगा। पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मैं खुदकुशी कर लेती तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचता। समय पर मैंने बच्चे को जन्म दिया और पूरा ध्यान उसकी परवरिश पर लगा दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता हर हाल में मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी मौत के बाद मुझे कौन देखेगा। मजबूर होकर मैंने पिता को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी, लेकिन मेरी यह शर्त थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे बेटे को अपना नाम देगा। लड़के की तलाश शुरू होती उससे पहले मैंने अचानक एक दिन आपको देखा और दिल में बसा लिया। मैं चाहती थी कि पहले आप मुझे अपने दिल का हाल बताएं, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बता दूंगी।
अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। रीता की आप बीती सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं आनन फानन कोई फैसला नहीं करना चाहता था। घर वालों को मनाने की बात कहकर मैं वहां से चला गया। मैं रीता से शादी करना चाहता था। इसके लिए मैंने गांव जाकर अपने घर वालों को मनाने का फैसला किया, पर मैं गांव न जा सका। अगले दिन ही मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ में मुझे तुरंत दफ्तर ज्वाइन करना था, इसलिए मैं रीता को ट्रांसफ़र की सूचना दिए बिना दिल्ली से चला गया। मैंने सोचा था कि चंडीगढ़ में दफ्तर ज्वाइन करने के बाद मैं छुट्टी लेकर गांव जाऊंगा, उसके बाद खुशखबरी लेकर रीता से मिलूंगा, लेकिन मेरा सोचा नहीं हुआ। नए दफ्तर में इतना ज़्यादा काम था कि मुझे अगले 3 महीने तक छुट्टी नहीं मिली। रीता का कोई फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं उससे बात भी न कर सका। 3 महीने बाद जब मुझको छुट्टी मिली तो मैंने पहले रीता से मिलने का विचार किया। रीता से मिलकर मैं उसे बता देना चाहता था कि मैं उससे हर हाल में शादी करूंगा और उसके बेटे को अपना नाम दूंगा। मैं रीता के फ्लैट पर गया तो वहाँ कोई दूसरा था। पूछताछ करने पर पता चला कि मेरे जाने के 1 महीने बाद ही रीता के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके बाद रीता फ्लैट बेचकर अपने मामा के साथ चली गई। उसका मामा कहाँ रहता था यह किसी को पता नहीं था। गांव न जाकर मैं उसी दिन से रीता की तलाश में लग गया। छुट्टी रहने तक मैंने बहुत सी जगहों पर उसकी तलाश की। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया। मैं चंडीगढ़ आ गया था, मगर मैंने रीता की तलाश बंद नहीं की थी। इसी तरह 2 साल बीत गए थे। एक दिन मैं अपने एक क्लाइंट से मिलने गया। वह एक होटल में रुका था। जब मैं होटल में उसके कमरे में गया तो वह एक लड़की के साथ था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़की रीता थी। वह अपने बदन पर चादर लपेटे हुए थी। मेरा मन कमरे से भाग जाने को हुआ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैं क्लाइंट के साथ दरवाजे पर आया। न चाहते हुए भी मैंने पूछ लिया, सर यह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, कॉल गर्ल है। आज शाम को ही एक दलाल से इसे बुक किया था। मुझको लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। मुझको रीता से बिछड़े हुए 2 साल हो गए थे। इस बीच मैंने न जाने कहां कहां उसे ढूंढा, मगर वह मुझे नहीं मिली। रीता को कॉल गर्ल के रूप में देखकर मुझे गहरा धक्का लगा। बहुत सोचने के बाद मैंने रीता से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद एक दलाल से मुझको रीता के घर का पता चल गया। एक दिन शाम को मैं रीता के फ्लैट पर गया। कॉल बेल बजाने पर नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। मैंने जब उसे अपना परिचय दिया तो वह मुझे दरवाजे पर खड़ा कर रीता से पूछने चली गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी आई और मुझको अपने साथ भीतर ले गई। रीता एक कमरे में बैठी थी। उसके पास ही उसका बेटा राहुल था। वह खिलौनों के साथ खेल रहा था। रीता ने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं सोफे पर उसके पास ही बैठ गया। मेरे कुछ कहने से पहले रीता ने ही कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर 2 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने अपनी ट्रांसफ़र वाली बात बता दी। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं उसकी तलाश में कैसे और कहाँ भटकता रहा था। रीता चिंता में पड़ गई। अब तक जिसे वह बेवफा समझ रही थी, वह तो उसे अटूट प्यार करता था। उसके लिए मैंने किसी से शादी भी नहीं की थी। कुछ सोचने के बाद रीता ने कहा, उस दिन आप मुझसे मिलकर गए तो लगा कि आप जरूर अपने घर वालों को मनाकर मुझसे शादी करेंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद आप एकदम लापता हो गए तो मुझे शक हुआ। पता करने पर मालूम हुआ कि आप तो अपना ट्रांसफ़र कराकर चंडीगढ़ चले गए हैं। आपने फ्लैट भी छोड़ दिया है। आपका कोई फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था जो आपसे कुछ पूछती। मैं चाहती तो चंडीगढ़ में दफ्तर जाकर आपसे मिल सकती थी, मगर किस हक से मिलती?
आपकी मैं थी ही कौन। 1 महीने बाद पिता ने आपके बारे में पूछा तो छिपा ना सकी, कह दिया कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। बेटे की परवरिश में मैं अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगी। मैंने अपना फैसला भी पिता को बता दिया। मेरे इस फैसले से पिता को जबरदस्त सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत पर मामा आए थे। मुझे समझा बुझाकर उन्होंने फ्लैट बेच दिया, फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा ननिहाल लखनऊ में था। वहाँ 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया। मेरा एक ममेरा भाई था। वह मुझसे 3 साल छोटा था। उसकी मुझ पर बुरी नज़र थी। मैं उससे बचकर रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। वहाँ भी गया था, मगर ना जाने कैसे थोड़ी देर बाद ही वहाँ लौट आया और मुझ पर टूट पड़ा। उस शैतान से मैं अपनी लाज बचा न सकी। उसने मुझे कहीं का न छोड़ा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर वाले जब रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आए तो मैंने उसकी करतूत सभी को बता दी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। सभी ने मुझे ही कसूरवार माना। फ्लैट का रुपया मामा के पास था। मामा ने बगैर रुपये दिए धक्का मारकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे के साथ इस उम्मीद से दिल्ली गई थी कि पिता की कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर वहाँ नौकरी नहीं मिली। कंपनी में काम कर रहे एक शख्स ने एक पता देकर यह कहकर मुझे चंडीगढ़ भेजा कि वहाँ नौकरी जरूर मिल जाएगी। चंडीगढ़ आकर पता चला कि उस शख्स ने मुझे जिसके पास भेजा था वह सेक्स रैकेट चलाता था। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए सेक्स रैकेट से जुड़ गई। 1 साल बाद मैं उस रैकेट टीम से अलग हो गई। अब मैं अपना काम खुद करती हूँ। रीता चुप हो गई तो मैंने कहा, जो होना था वह हो गया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर रीता हैरान रह गई। रीता को हैरत में पड़ा देख मैंने ही कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारे लिए मुझे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ना होगा तो तोड़ दूंगा। रीता ने सोचने समझने के लिए मुझसे 1 दिन का समय लिया। अगले दिन सुबह जब मैं रीता के घर गया तो वहाँ का अजीब सा मंजर देखकर परेशान हो गया। फ्लैट पर पुलिस थी। रीता की नौकरानी भी वहाँ थी। पूछताछ करने पर मुझको पता चला कि रीता ने रात में खुदकुशी कर ली थी। सुबह सवेरे जब नौकरानी काम करने आई तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। जब रीता ने दरवाजा नहीं खोला तो नौकरानी ने पड़ोसी को बताया और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर गई। रीता सीलिंग फैन से झूल रही थी। रीता ने पुलिस के नाम सुसाइड नोट लिखा था। उसमें लिखा था कि वह अपने काम से खुश नहीं है, इसलिए खुदकुशी कर रही है। रीता ने एक खत मेरे नाम भी लिखा था। उस खत में लिखा था, पाप का बोझ लेकर अब मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए दुनिया से विदा ले रही हूँ। उम्मीद है कि मेरे बेटे राहुल को आप अपना नाम देंगे। मैंने पुलिस को बताया कि रीता मेरी बिन ब्याही पत्नी थी और राहुल हम दोनों के प्यार की निशानी है। पुलिस ने राहुल को मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने की सोच ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।